जय भारत। आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू सर्कल्स देखना है, सर्कल इंटरसेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर इंटरसेक्ट होंगे तो कितने पॉइंट्स में, मतलब एक पॉइंट में या फिर दो पॉइंट में, फिर इंटरसेक्शन होने के बाद या फिर नहीं होते तो इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनते हैं। ये सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको देखो कि दो सर्कल अगर दिया जाता है तो सिमिलर टू टू लाइंस, दो लाइन दिया जाता तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकते हैं, बराबर। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसमें दो टाइप्स, अगर कॉन्सिडेंट है तो हर जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, और पैरेलल है, ऐसा एक हो सकता है ना, मतलब कॉन्सिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ऐसे तीन टाइप बन सकते हैं ना। वैसे दो सर्कल के बीच में क्या हो सकता है कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते और एक दूसरे के बाहर हो सकते हैं, मतलब ये केस। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो सर्कल ये मतलब थोड़ा नज़दीक आ गए और ये टच हो गए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली टच, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दो सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर और ये थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा, फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। इंटरसेक्ट कर रहे तो देखो ये दो पॉइंट में कट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा था, यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद और नज़दीक आ जाएंगे, मतलब ये सर्कल इसके अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो क्या होगा कि फिर से एक बार एक दूसरे को एक बार फिर से टच करेंगे, लेकिन इसमें अब अंदर से टच कर रहे हैं, मतलब जो सर्कल्स है एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं लेकिन इंटरनली टच कर रहे हैं। और लास्ट में अगर ये अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर सर्कल होंगे, ना इंटरसेक्ट होंगे ना टच करेंगे। तो ऐसे पांच केसेस तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो तुमको तो पहले तो क्या करके निकालना पड़ेगा कि इसमें कंडीशंस क्या होगी, मतलब ये सर्कल ऐसा बनने के लिए कंडीशन क्या होगी वो पहले तुम डिसाइड कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कंडीशन लिख देता हूँ इसकी, कि ये ऐसी केस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो क्या क्या तुमको मालूम रहेगा। तुमको इसका सेंटर मालूम रहेगा, क्योंकि इसका इक्वेशन अगर तुमको दे दिया है तो इसका सेंटर मालूम रहेगा। और इस सर्कल का भी सेंटर तुमको मालूम रहेगा, क्योंकि दो इक्वेशंस दे दिया है सर्कल के, तो सीधी सी बात है कि उनके सेंटर्स भी मालूम रहेंगे और इसका रेडियस भी मालूम रहेगा। तो इसका रेडियस अगर R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस अगर R2 मान लेते हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का ये भी मिल जाएगा। फिर कैसे, सेंटर्स तो मालूम ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स भी मिल जाएगा, फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है तो, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है तुम डी बोल देते हो, डी मतलब कितना होगा बोलो, डी मतलब है लेंथ ऑफ C1 C2, ये जो लेंथ है उसको क्या बोल रहे हो तुम, डी बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो डी है कितना है, देखो ये डी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा R1। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये R2 है, बराबर है क्या। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये होगा तुम्हारा R1, और ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा R2 है। तो अगर तुम इस R1 को और R2 को, R1 प्लस R2 को और D को अगर कंपेयर करोगे, तो ये R1 प्लस R2 और D को अगर कंपेयर करोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि जो D के अंदर इतना जो पार्ट है, ये दो सर्कल के बीच का जो पार्ट है, अभी भी R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, मतलब इस डिस्टेंस से ज़्यादा हो रहा है। मतलब सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से हमें अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब दो सर्कल्स कैसे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, और एक दूसरे के बाहर रहेंगे। तो यही तुम्हारी कंडीशन है इस, बराबर है क्या। तो डी की वैल्यू कितना होना चाहिए इस केस के लिए, अगर ज़्यादा होती है R1 प्लस R2 से तो इसका मतलब क्या होगा कि दो सर्कल सेपरेट होंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद बहुत ही फेमसली ये पूछा जाता है, मतलब बहुत बार आ चुका भी है, कि इसको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती है ये भी पूछा जाता है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब दो सर्कल को हम लोग कॉमन टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने पॉसिबल है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लो कितने कॉमन टेंजेंट्स बन सकते हैं। अगर ऐसे सर्कल दे दिया है तो तुमको दिख रहा होगा कि एक ऊपर से टेंजेंट जाएगा ऐसा, फिर एक नीचे से जाएगा टेंजेंट ऐसा, फिर एक इधर से एक टेंजेंट आ जाएगा ऐसा, और एक इधर से एक ऐसा टेंजेंट आ जाएगा। टोटल तुम्हारे पास कितने होना चाहिए, टोटल चार टेंजेंट्स होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे फिर इसमें, चार टेंजेंट्स होंगे। कैसे कैसे होंगे चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा तुम्हारा, बराबर ना। दो सर्कल से, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर टच या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सेपरेट रहेंगे सर्कल्स। तो इस वाली केस में आप देख लो, तो ये वाला तुम्हारा टेंजेंट T1 हो गया, ये वाला जो टेंजेंट T हो गया, ये
ये वाला टेंजेंट T3 हो गया और ये वाला जो टेंजेंट है T4 है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायरेक्ट, ये जो T1 T2 है तो ये डायरेक्ट ही पास हो रहे हैं, मतलब बाहर से पास कर रहे हैं। इसलिए ये T1 T2 को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल टेंजेंट बोला जाता है, क्योंकि ये बाहर से ही पास कर रहे हैं ना, तो ये होगा एक्सटर्नल टेंजेंट्स या फिर एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, ऐसा ही बोलो। तो T1 T2 क्या हो गए तुम्हारे एक्सटर्नल टेंजेंट्स हो गए, और T3 और T4 ये डायरेक्ट मतलब एक्सटर्नल नहीं है, अंदर से पास करे। देखो एक ऐसा जा रहा है, एक क्रॉस जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल टेंजेंट्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब टोटल 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है, जिसमें से 2 जो होंगे एक्सटर्नल होंगे और 2 जो होंगे इंटरनल होंगे। ठीक है, ओके। ये T1 T2 को तुम एक्सटर्नल टेंजेंट बोलो या फिर इसको डायरेक्ट टेंजेंट भी बोला जाता है। ये कैसे होते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट, ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट, इसको दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट है। तो इस इंटरनल टेंजेंट का दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, तो ये होगा इनडायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट टेंजेंट का एक और नाम है, इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोला जाता है, इसको ट्रांसवर्स टेंजेंट्स भी बोला जाता है। तो तुम्हारे पास इतने नाम डिफरेंट मिलेंगे तुमको, एक्सटर्नल, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब ये केस में तुमको टोटल 4 टेंजेंट्स मिलने वाले हैं और ये 4 टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब केस कौन सी होना चाहिए, केस होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है वो R1 + R2 से ज़्यादा अगर होता है, तो इसका मतलब उस वाले केस में तुमको 4 डिफरेंट टेंजेंट्स मिलेंगे, जिसमें से 2 डायरेक्ट होंगे, 2 इनडायरेक्ट होंगे, या फिर 2 एक्सटर्नल होंगे, 2 इंटरनल होंगे। ठीक, आ जाते हैं दूसरे केस पे, इस केस पे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसमें भी तुमको इसके सेंटर तो मालूम रहेंगे, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन तो तुमको दिया ही जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर C1 मालूम है तुमको, इसका सेंटर C2 ये भी मालूम है। तो क्या सेंटर्स मालूम होने के बाद ये D डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा तुमको, है ना, D डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा आराम से। D क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ही है ना। तो ये D इधर वैसे लिख ही दिया था ऊपर हमने, फिर भी एक बार लिख दो। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तुम्हारा D है। अब जो D डिस्टेंस है, कंडीशन तुमको निकालना है, तो D जो डिस्टेंस है और जो R1 + R2 है, इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखो R1 तुम्हारा क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इस वाली C1 से लेकर जो पॉइंट है ये वाला P, इसको अगर मैं P बोल दूँ, तो C1 से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये तो सीधा सीधा R1 ही है, इस वाली सर्कल का रेडियस है। और P से लेकर C2 तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है तुम्हारा, ये तो इस आगे वाली सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब ये कंटिन्यू लाइन देखो ना, C1 से लेकर C2 तक जाते समय पहले तो तुमने R1 का रास्ता पकड़ लिया, फिर यहाँ इसके बाद फिर R2 का रास्ता पकड़ लिया, मतलब बीच में कोई गैप है ही नहीं। तो इसका मतलब D डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली R1 + R2 के बराबर ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है अब इसके लिए। ठीक है, और ऐसा अगर हो जाता है तो जो सर्कल्स होते हैं ये करेंगे कैसे, एक्सटर्नली टच करेंगे। सर्कल कैसे होना चाहिए, ये होते हैं एक्सटर्नली टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये R1 + R2 होंगे। ठीक है, तो अब और क्या देखा था हमने इसमें, नंबर ऑफ टेंजेंट बोला था हमने। तो नंबर ऑफ टेंजेंट इसमें कितने हैं, देखो इधर से एक टेंजेंट बनेगा तुम्हारा, इधर से एक टेंजेंट बनेगा, और अब बीच में एक ही बनेगा। तो मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बन गए, 3। टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो गए तुम्हारे 3 अब। ठीक है, जैसे कि इस वाले में भी देख लेते हैं, है ना। अगर 3 टेंजेंट्स है तो देखो ये डायग्राम है। अब हो क्या रहा है, वैसे ये जैसे ये सर्कल एक दूसरे को नज़दीक आ रहे हैं ना, तो ये जो लाइन हो गया अभी, ये लाइन अब जैसे इस सर्कल अगर नज़दीक लेके आता हूँ मैं, देखो ये सर्कल को जब नज़दीक लेके आऊँगा तो ये लाइन इसको टेंजेंट बनने के लिए ऐसे 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 उसको वर्टिकल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब स्लोप बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसका। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा ना, जैसे ये लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका स्लोप घटाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ये बीच का जो एंगल है ये बढ़ रहा है क्या, देखो ये दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है। फिर से अगर इसको नज़दीक लेके आते हो यहाँ पे, तो देखो ये कैसे होगा कि ये अभी टेंजेंट नहीं है, इस टेंजेंट बनाने के लिए तुमको इसका स्लोप और बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दो, ये हो गया तुम्हारा लाइन। देखो अब ये बन गया तुम्हारा टेंजेंट। ठीक है, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्लोप और भी माइनस में बढ़ाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो ये कुछ तुम्हारा ये हो गया। अब देख लो ये ओरिजिनल सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ये लाइन भी तुम्हारी किसकी तरफ जा रही है, जैसे जैसे सर्कल नज़दीक आते जाएंगे ये जो लाइन है तुम्हारी वर्टिकल बनने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रहा है, अगर इसको टच करना है तो ये लाइन कैसे बनेगी, वर्टिकल बनेगी, और ये लाइन कैसे बनेगी, ये भी वर्टिकली बनने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये भले तुमको एक लाइन दिख रही होगी ना, लेकिन ये एक लाइन नहीं है, ये 2 ही लाइन्स है, बराबर ना। ये 2 जो इनडायरेक्ट टेंजेंट्स है वो 2 लाइन वो है,
ठीक है। और वो 2 लाइन कैसे होंगे तुम्हारे फिर, वो 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे से नज़दीक आएगा तो ये लाइन भी वर्टिकल बनेगी, ये लाइन भी वर्टिकल बनेगी। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल टेंजेंट है, या फिर ये दिख रहा है तुमको एक इनडायरेक्ट टेंजेंट से जो ये कॉमन टेंजेंट बन रहा है, इसमें एक्चुअली 2 लाइन है ये। और दोनों लाइन कैसे हो गए, कॉन्सिडेंट हो गए। दोनों इनडायरेक्ट टेंजेंट इसी लाइन के ऊपर आ गए। मतलब इसमें क्या हो गया कि 3 टेंजेंट पॉसिबल हो गए। ये T1 है, और ये T2 है, और ये T3 है। मतलब ये T3 को तो मैं एक ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें है 2 लाइन्स। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसलिए हम लोग इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो जो इसमें क्या होगा कि T1 एंड T2 ये तो कैसे हो गए, ये तो डायरेक्ट टेंजेंट्स हो गए, या फिर एक्सटर्नल टेंजेंट्स हो गए। तो दो तो तुम्हारे कैसे है, डायरेक्ट टेंजेंट्स है, और ये कैसा है तुम्हारा इनडायरेक्ट टेंजेंट है, बराबर। या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट बोल दो, या फिर इंटरनल टेंजेंट बोल दो ऐसे। तो 3 टेंजेंट्स तुम्हारे ऐसे बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसके बाद, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ कि तुमको अगर इस इनडायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ये जो टेंजेंट बनेगा ना यहाँ से, अगर तुमको इसका अगर इक्वेशन चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सीधा सीधा ये जो इक्वेशन है S1 = 0, इस सर्कल का अगर इक्वेशन S1 = 0 होता है, इस सर्कल का अगर इक्वेशन S2 = 0 होता है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, मतलब इस टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, ये आएगा S1 - S2 = 0। तो ये होगा इसका इक्वेशन। अब ये कैसे आता है, अब जब रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए तो बस, अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, मतलब दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगी या फिर टेंजेंट पास करेगी, उसका अगर तुमको इक्वेशन चाहिए, तो इन दोनों सर्कल का सिर्फ डिफरेंस ले लो, बस हो गया। तो वो हो जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक, ओके। इसके बाद थर्ड केस में क्या होगा, अभी देखो। थर्ड केस में ऐसा है कि अब ये 2 सर्कल और थोड़ा नज़दीक आ गए। मतलब क्या होना चाहिए, ये दो नज़दीक आ गए, मतलब टच करने से भी नज़दीक आ गए, मतलब क्या होंगे अब, इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब इसका सेंटर C1 मालूम है, इसका सेंटर C2 मालूम है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये कितना है, D है। तो ये जो D डिस्टेंस है, और तुम्हारा R1 कौन सा है देख लो अभी। R1 जो है ना, ये डिस्टेंस है इतना। R1 जो होगा, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, C1 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो तुम्हारा R1 है। ठीक है, और बाकी R2 कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा कितना है, ये R2 है, बराबर ना। अब ये R1 और R2 की अगर एडिशन कर लेते हो, तो इतना जो डिस्टेंस है वो 2 बार काउंट होगा। सही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस D जो है, अब वो कम पड़ेगा, और क्या ज़्यादा होगा, R1 + R2 का डिस्टेंस, ये जो एडिशन है वो ज़्यादा आने लगेगी इसमें, क्योंकि R1 जब R2 में ऐड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है 2 बार काउंट होगा, और D में एक ही बार आया है। देखो D में मतलब कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक D है, मतलब C1 से लेकर C2 तक ये D है। तो ये इतना तो तुम्हारा R1 ही हो गया। फिर इसके बाद ये इतना R2 नहीं है ना, तुमको R2 के लिए ये फिर से ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये डिस्टेंस जब होगा अभी थोड़ा ज़्यादा होगा D से। सही है, तो इसका मतलब D से तो क्या होना चाहिए तुम्हारा R1, D जो है R1 + R2 से तो कम होना चाहिए। सही है क्या, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है अभी। ठीक है, अब इसका लोअर लिमिट भी तुमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे भी अगर कम हो जाता है ये, मतलब ये R1 + R2 से अगर D कम है, तो इतना सफिशिएंट नहीं है, बराबर क्या, कि ये मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर ये और भी अगर अंदर आ जाता है, तो भी तो R1 + R2 से D कम ही रहेगा ना। ओके, समझ मेरी बात आपको। मतलब इस केस के लिए भी R1 + R2 जो है वो D से कम ही है। ओके, ये अगर तुम्हारा C1 है, ये अगर तुम्हारा C2 है, ठीक है, तो जो C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो तो इतना ही है। और R1 + R2 कितना है, तो R1 + R2 तो ये तुम्हारा पूरा यहाँ तक R1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा R2 है। तो इस वाली केस में भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कैसा है कि R1 + R2 से कम है, और इस वाली केस में भी कम है। तो दोनों केस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको इस केस से थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए इसका डिस्टेंस D का। तो वो कितना रहेगा, फिर इस केस के लिए तुम पहले निकाल दो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आएगा। तो D कितना आएगा, देखो D आएगा ऐसे, इस सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना, ये जो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इतना है, बराबर ना, इतना है। और ये कितना होगा तुम्हारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा R1 होगा, बाहर वाले सर्कल का रेडियस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये R2 होगा। सही है, तो तुमको इतना अगर डिस्टेंस चाहिए, सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए, तो कितना आएगा, ये R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा। सही है ना, तो ये R1 - R2 ये हो जाएगा तुम्हारा
सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डी कितना होना चाहिए, R1 माइनस R2। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दो सर्कल जो है वो इंटरनली टच करेंगे। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ओके, अब ये जो केस है, ये वाली जो इंटरसेक्ट वाली, ये एक्चुअली किसके बीच में है, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए डी का डिस्टेंस और इससे थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है, इसमें डी कितना है, एग्जैक्टली R1 प्लस R2 है। इसमें डी कितना है, ये एग्जैक्टली R1 माइनस R2 के बराबर है। तो इसका मतलब डी जो है इस R1 R2 से कम होना चाहिए और R1 माइनस R2 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सही है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए, ये टच नहीं करना चाहिए। टच नहीं करना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए कि डी का वैल्यू कितना होना चाहिए कि R1 माइनस R2 के मॉड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन अगर हो जाती है, तब जाके क्या होंगे कि सर्कल जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक तो ये ऊपर आगे वाली कंडीशन लगाएंगे, पीछे वाली की लगाएंगे नहीं लगाएंगे, या फिर पीछे वाली लगाएंगे और आगे वाली की नहीं लगाएंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन लगा के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब R1 माइनस R2 से ज़्यादा होना चाहिए डी, और डी जो होगा R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए, तब जाके क्या होंगे कि दो सर्कल इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, और ये वाली केस बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा, दोनों केसेस के लिए चेक करना पड़ेगा, मतलब दोनों दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या डी R1 प्लस R2 से कम है क्या, अगर R1 प्लस R2 से कम है तो क्या R1 माइनस R2 से ज़्यादा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं, कितना आएगा इसमें, इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे। अब देखो, इसका इनडायरेक्ट टेंजेंट तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो एक इधर से टेंजेंट बनेगा तुम्हारा, एक इधर से टेंजेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे तुम्हारे इस वाली केस में, इस वाली केस में दो ही होंगे। ठीक है, और दो कौन से होंगे, डायरेक्ट टेंजेंट ही होंगे। देखो इसमें अगर ये समझो और भी इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा कि ये एक इधर से टेंजेंट बनेगा T1 और इधर से एक बनेगा टेंजेंट T। ये दोनों के दोनों कैसे, T1 T2 कैसे, T1 और T2 कैसे, डायरेक्ट टेंजेंट ही है, बराबर। इनडायरेक्ट टेंजेंट इसमें क्या होंगे, इमेजिनरी बन जाएंगे। ओके ओके, ऐसा करने से, दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करने से क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स है, ये एंड बी, ये दो पॉइंट में कट करेगा सर्कल दो, तो ये बी से पास जो करेगी लाइन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉमन क्वाड। मतलब ये जो क्वाड होता है वो दोनों सर्कल का भी क्वाड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको कॉमन क्वाड। दो सर्कल अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें कॉमन क्वाड बन जाता है, कॉमन क्वाड बन जाता है। तो वो कॉमन क्वाड मतलब क्या कि ये एंड बी से पास करने वाली लाइन, ये एंड बी से पास करने वाली लाइन क्या होगी, इसकी कॉमन क्वाड होगी। ठीक है, अगर तुमको इस कॉमन क्वाड का अगर इक्वेशन चाहिए तो वो भी इक्वेशन कैसे निकालना है तुमको, इन दो सर्कल का डिफरेंस ही लेना है। S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कर लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, इस कॉमन क्वाड का इक्वेशन मिल जाएगा। S1 माइनस S2 इक्वल 0 बराबर क्या, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में क्या मिल जाएगा तुमको, एक कॉमन क्वाड मिलेगी। ये क्वाड इस सर्कल की भी है, इस सर्कल की भी है, इसलिए इसको कॉमन क्वाड बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच में एक एंगल भी बनता है, बराबर। कौन सा एंगल बनेगा, इस वाली केस में देखो ये एंगल बन गया, ये जो एंगल बन रहा है इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, इसका सेंटर अगर C1 होता है, इसका सेंटर अगर C2 होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, D के बराबर अगर हो जाता है। और ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, ये अगर R1 होता है, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना होता है, ये अगर R2 होता है, तो तुमको ये जो एंगल है थीटा, वो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ये R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर, मतलब जो रेडियस का स्क्वेयर करना है और ऐड कर देना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और माइनस करके आगे वाला साइड मतलब D का स्क्वायर जो है माइनस कर देना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 इंटू R1 इंटू R2 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, एंगल बिटवीन सर्कल्स मिलेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R1 R2। सही है, यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, मतलब वहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते तो दो चीज़ें और आ गई, क्या आ गई, एक तो कॉमन क्वाड आ जाएगा और एक उनके बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक है, एंगल ऐसे निकालना है, क्वाड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, कॉमन क्वाड जो है S1 माइनस S2 का वैल्यू जो होगा 0 करना है, मतलब दो सर्कल का डिफरेंस लेना है। इसमें कितने सर्कल टेंजेंट्स पॉसिबल थे, दो ही टेंजेंट पॉसिबल थे, और दो कैसे होंगे, इनडायरेक्ट टेंजेंट्स होंगे।
सही है, ये एक टेंजेंट होगा और एक टेंजेंट होगा। ओके, 3 केस समझ में आ रही है आपको, एक तो ये केस, एक तो ये केस और एक तो ये केस। ठीक है, इसमें इसका भी इक्वेशन कितना होगा, S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा। इसका इक्वेशन जो होगा S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सी चौथी केस देखा था, जहाँ पे दो सर्कल टच तो करेंगे लेकिन इंटरनल टच करेंगे। तो उस वाले केस में कंडीशन क्या होगी, डी का वैल्यू जो होगा R1 माइनस R2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें से आर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये झंझट में नहीं पड़ रहे हम लोग, क्योंकि इसका मॉड ले लिया। मॉड ले लिया मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, डी के बराबर आ जाना चाहिए। अगर डी के बराबर आ जाता है इसका डिफरेंस, तो क्या होगा, ये हमेशा इंटरनल टच करेगा। और ऐसे केस में कितने टेंजेंट बनेंगे, देखो एक ही बनेगा यहाँ से पास करने वाला, एक ही टेंजेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं, वो एक ही है। ओके, और अगर तुमको इसका इक्वेशन निकाल लेना है, इसका भी इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ही होगा। मतलब दो सर्कल का डिफरेंस ले लो, तो जो इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का वो इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आ रहे हैं S1 माइनस S2 इक्वल 0, कहाँ से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ये जो हम लोग रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ना है, तो तब जाके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी तो बस इसको यूज़ कर लो, अगर कहीं यूज़ होता है तो। मतलब इस वाली केस में भी S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा, इसमें जो कॉमन क्वाड आएगा उसका भी S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा, और इसमें भी जो ये कॉमन टेंजेंट है उसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा। सही है, मतलब इन तीनों केसेस में इसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा, इसमें जो कॉमन क्वाड आएगा उसका भी S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा इक्वेशन। और इस वाली केस में भी दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो भी उसमें इंटरनली टच करते हैं तो भी जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। सही है, ओके, एक और लास्ट केस था ये वाला। अब इस वाले केस में क्या होगा, देखो जो इसमें हो क्या रहा है, वैसे तुम्हारा जो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ऊपर से अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि इसमें जो डिस्टेंस डी था वो ज़्यादा था R1 R2 से, फिर ये डिस्टेंस थोड़ा कम होकर R1 प्लस R2 के बराबर हो गया तो टच कर गए, फिर ये डिस्टेंस और भी कम हो गया R1 प्लस R2 से, और ये R1 माइनस R2 से ज़्यादा हो गया तो ये इंटरसेक्ट कर गए। और ये डिस्टेंस अब R1 प्लस R2 से तो कम ही है, लेकिन अब इसके बराबर अगर हो जाता है, कम होकर किसके बराबर हो गया, R1 माइनस R2 से के बराबर हो जाता, तो ये क्या करेगा, इंटरनल टच करेगा। और अगर डिस्टेंस ये R1 माइनस R2 से भी कम होगा तो ये टच भी नहीं करेगा, फिर एक दूसरे के अंदर रहेंगे। सही है ना, तो इसका मतलब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फिर डी की वैल्यू जो होगी अभी कम है और R1 माइनस R2 का वैल्यू ज़्यादा है अभी भी। ठीक है, अगर ऐसी केस हो जाती है तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और टच भी नहीं करेंगे और एक दूसरे के अंदर रहेंगे। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं, ये अगर पहले वाले सर्कल का रेडियस ये है, सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा डी होगा, ये सेंटर C1 ये सेंटर C2 ये होगा तुम्हारा डी। सही है, अब देख लेते हैं आर कितना है इसका, R1 कितना है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस है ये पूरा तुम्हारा R1 है, और यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा R2 है। ठीक है, मतलब इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस घटा देते हैं, पूरे डिस्टेंस में से, अच्छा ये R2 इतना सारा नहीं है, गड़बड़ कर दिया मैंने, बस इतना ही है ना, ये R2 जो है तुम्हारा इतना ही है, मतलब कितना, यहाँ से लेकर इतना, बस इतना ही है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, तो इतना ही तुम्हारा क्या है, इस वाले पॉइंट तक का ही R2 है। तो इस टोटल में से अगर हमने कितना कर लिया, बस इतना अगर घटा देते हो तो तुम्हारा ये डिस्टेंस बचेगा और इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा बचेगा, बराबर क्या। इसका मतलब डी में कैसा है, डी अब कैसा है कि डी तो R1 R2 ये जो दो डिफरेंस आ रहा है वो कितना, R1 माइनस R2 का डिफरेंस कितना आएगा, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, ये इतना आएगा। देखो ना, ये टोटल R1 था हमारा इतना, उसमें से बस इतना डिस्टेंस घटा दिया ना तुमने, तो कितना बचेगा, इतना प्लस इतना बचेगा, और ये डी से तो ज़्यादा ही है ना, इसलिए क्या होगा कि डी का जो वैल्यू आएगा लेस देन, अगर R1 माइनस R2 अगर आ जाता है तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सर्कल एक दूसरे के अंदर रहेंगे। और इस वाले केस में अगर तुम कॉमन टेंजेंट या कॉमन क्वाड निकालने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें तुमको एक भी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 0 होंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या है। ठीक है, तो ये कंडीशंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें भी कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा, कोई क्वाड भी नहीं बनेगा। ठीक है, कॉमन क्वाड भी नहीं बनेगा, इसमें कॉमन टेंजेंट बनेगा, उसका इक्वेशन S1 माइनस S2 को 0 होगा, और डी की वैल्यू कितना आएगी, R1 माइनस R2 के बराबर आएगी। इसमें R1 प्लस R2 से कम होना चाहिए डी, और R1 माइनस R2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे,
अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन क्वाड भी बनेगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा s1 माइनस s2 इक्वल्स 0। इंटरसेक्ट अगर करें तो एक एंगल भी बनेगा, उसका वैल्यू आएगा cos थीटा इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू r1 r2। और अगर समझो d की वैल्यू r1 प्लस r2 के बराबर हो जाती है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होंगे, जिसमें से एक होगा इनडायरेक्ट और 2 होंगे डायरेक्ट। अगर तुमको इनडायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो इस वाले केस में होगा r1 माइनस r2 इक्वल्स टू 0। ओके, और इसके बारे में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना होगा, ये ज़्यादा होना चाहिए r1 प्लस r2 से। तो टोटल 4 तुम्हारे टेंजेंट्स एग्जिस्ट होंगे इसके अंदर, 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट। ठीक है, ओके। अब तुमको क्या करना है, तुमको करना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट और लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट निकाल देना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट ये चाहिए तुमको। ठीक है, तो पहले तो तुम निकालो डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ। तो डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो तुमको ये सेटअप समझ में आ रहा है, देख लो। ये है तुम्हारा सेंटर C1 पहले वाला सर्कल, ये है तुम्हारा सेंटर C2 दूसरा वाला सर्कल। सेंटर से लाइन जा रही है टेंजेंट को तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। सेंटर से लेकर लाइन जा रही है टेंजेंट की तरफ तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर 90 डिग्री बनेगा। क्या ये C1 इसको अगर नाम देते हो P और इसको नाम देते हो Q, ठीक है, तो ये C1 से P और C2 से Q, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन को दोनों कैसे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वही इसका स्लोप आएगा कि दोनों इसको परपेंडिकुलर है। मतलब C1P पैरेलल है किसको, C2P से, C2Q को, बराबर ना। ओके, ये आगे काम आएगा। प्लस क्या है कि C1P जो है परपेंडिकुलर है PQ को, C2Q जो है परपेंडिकुलर है PQ को। अब तुमको ये लेंथ भी मालूम है, ये कितना है R1 के बराबर है, और ये लेंथ कितना होगा, ये R2 के बराबर है। तुमको निकालना है PQ का लेंथ। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं हम लोग कि ये जो ये मतलब C1 C2 जो लाइन है उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, कहाँ से, Q से। Q से हमने क्या किया कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया C1 C2 को। देखो इसको मैं x ऊपर लेके जा गया, इसी को, इसका जितना डायरेक्शन था उसको ऊपर लेके गया। ठीक है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे क्या, फिर इसको पैरेलल बना दिया, मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये ऑलरेडी पैरेलल थे तो ये पैरेललोग्राम बन गया फिर टोटल C1 C2 Q। और अगर इसको तुम R कुछ भी पॉइंट बोल रहे हो ये पॉइंट को, तो ये जो C1 C2 Q और R जो है वो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, और अगर ये लेंथ तुम्हारा R2 है तो ये भी अंदर से लेंथ कितना होगा, ये C1 से लेकर R का ये R2 ही होगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितना मिलेगा फिर, ये लेंथ कितना मिलना चाहिए, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना था तुम्हारा R1 के बराबर था, और यहाँ से यहाँ तक कितना था R2 के बराबर है। तो ये जो होगा R से लेकर P तक का या फिर P से लेकर R तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा R1 माइनस हो जाएगा R2। सही है, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो तुमको क्या मिल गया कि P से लेकर R तक का लेंथ मिल गया। R से लेकर Q तक का लेंथ कितना है, वो तो D के बराबर है, ये इसी के बराबर होगा ना, C1 C2 के बराबर होगा ना। C1 C2 का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही R से लेकर Q, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल ही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो रहा है तो इसलिए इसका मतलब ये D होगा। और यहाँ पे 90 डिग्री भी है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में RPQ में, बना ना, RPQ में तुम्हारे पास P पे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगा दिया तो कितना आ जाएगा फिर, ये PQ का लेंथ आ जाएगा। PQ का लेंथ कैसे आएगा फिर, देखो ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर ना, तो ये होगा RQ इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, RP का स्क्वायर, फिर आएगा कितना PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो RQ का स्क्वायर कितना आएगा, वो तो D स्क्वायर के बराबर है। फिर RP स्क्वायर कितना है, वो तो है R1 माइनस R2 है। ये देखो RP कितना आएगा, देख लो ये टोटल कितना है, टोटल अगर R1 है यहाँ से लेकर R2 है तो ये कितना होना चाहिए, R1 माइनस R2 होना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है फिर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो तुमको PQ लेंथ यहाँ से आराम से निकल जाएगा। PQ कितना आ रहा है फिर, ये होगा अंडर रूट ऑफ कितना, D स्क्वायर माइनस हो जाएगा R1 माइनस होगा R2 और इसका होगा स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा PQ लेंथ, और यही क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट है। ओके, तो ये क्या मिल गया आपको, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट मिल गया।
ओके, एक और टेंजेंट मिल सकता था, मतलब एक और टेंजेंट इसका डायरेक्ट टेंजेंट इधर भी बन सकता था। वैसे देख लो यहाँ पे ऐसा एक डायरेक्ट टेंजेंट बन सकता है। इसको तुम अगर आर और एस बोल रहे हो, ठीक है, तो ये जो आर ऑफ एस का जो लेंथ होगा और ये पी क्यू का लेंथ हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट ऊपर का निकालो या फिर नीचे का निकालो, दोनों सेम ही रहेगा। और कितना आना चाहिए, डी स्क्वायर में से तुमको आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर घटाना पड़ेगा और बाद में रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, अब ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट निकाल लेते हैं। मतलब लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक का लेंथ। देखो ये लेंथ, ये पॉइंट तुम्हारा अगर ये होता है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट अगर तुम्हारा बी होता है, तो ए से लेकर बी तक का लेंथ तुमको निकालना है। ठीक है, और ये लेंथ कैसे निकालोगे फिर, ये लेंथ निकालने के लिए अब तुमको क्या क्या मालूम है, तुमको मालूम है सेंटर सी वन, सेंटर सी टू मालूम रहेगा, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस मालूम रहेगा। अगर ये सी वन सी टू मालूम है तो सी वन सी टू के बीच का डिस्टेंस भी मालूम रहेगा। और तुमको क्या मालूम है, ये तुमको लेंथ मालूम है आर वन, और ये लेंथ मालूम है तुमको आर टू, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। देखो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो तुम क्या कर रहे हो अभी कि इस लाइन को पैरेलल, मतलब ए बी के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचोगे और कहाँ से पास करवाओगे, ये सी से पास करवा दोगे। ठीक है, तो सी से पास करने वाली एक लाइन बना रहे हो जो कि पैरेलल किसको है, ए बी को पैरेलल है, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये भी लाइन और ये जो सी वन से जो पास कर रही लाइन वो भी पैरेलल है। फिर तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ से जो ये सी टू बी लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड कर लो। तो जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर आर टू है और ये तुम्हारा कितना आर वन है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा आर वन होता है तो ये वाला डिस्टेंस भी तुम्हारा क्या बनेगा, आर वन ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी टू से लेकर अगर इसका मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, ये एम पॉइंट मालूम है, मतलब एम पॉइंट मान लेते हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा सी टू से लेकर एम तक का डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। ओके, ठीक है, आप देख लो इस ट्रायंगल में सी वन सी टू और ये एम, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तुमको सी वन सी टू का लेंथ मालूम है, तुमको सी टू एम का लेंथ मालूम है, तो क्या सी वन एम लेंथ निकल जाएगा क्या, और ये जितना लेंथ होगा उतना ही तुम्हारा ये भी लेंथ होगा। सही है, तो सी वन सी टू का इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते हैं, और ये सी टू इंटू होगा एम इसका स्क्वायर प्लस कितना होगा सी वन इंटू एम का स्क्वायर। सही है, तो ये तो हुआ तुम्हारा डी का स्क्वायर और ये हुआ आर वन प्लस आर टू इसका स्क्वायर, और सी वन एम मतलब ये वाला जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा, वो होगा ए बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से तुमको ए बी का लेंथ मिल जाएगा और वो कितना होना चाहिए, डी स्क्वायर माइनस होगा आर वन प्लस आर टू इसका होगा स्क्वायर और ये होगा तुम्हारा रूट। सही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, ओके, इसमें एक और इनडायरेक्ट टेंजेंट बन सकता था, कौन सा, ये वाला। देखो ये वाला भी इनडायरेक्ट टेंजेंट ही है, लेकिन इस वाली केस में जो ए बी का लेंथ जो है और जो सी डी का लेंथ जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये भी जितना होगा उतना ही सी डी रहना चाहिए, ये बी और सी डी दोनों के दोनों कैसे इक्वली है। ठीक है, तो कौन सा भी एक लेंथ निकालो सेम ही आएगा। तो डी स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर ये होगा तुम्हारा इनडायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ, और डी स्क्वायर में से आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर घटा दोगे और रूट लोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ आएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है तुमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिख रहा है और इनडायरेक्ट टेंजेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहा है। तो अब डायग्राम से तुमको पता चल रहा होगा कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट जो होगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट जो होगा वो ज़्यादा आना चाहिए लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा इनडायरेक्ट टेंजेंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब ये डिस्टेंस तुम्हारा ज़्यादा दिखना चाहिए, तुम्हारा डिस्टेंस कम दिखना चाहिए, मतलब इसको याद रखने का मैं तरीका बोल रहा हूँ एक, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट टेंजेंट से ज़्यादा होगा ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है
ये किसका हो गया, डायरेक्ट टेंजेंट का हो गया। और ये जो डिस्टेंस है वो किसका है, इनडायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ है। तो देखो डी स्क्वायर में से अगर R1 का प्लस R2 का होल स्क्वायर अगर ये घटा दोगे तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट, और ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट। देखो डी स्क्वायर में से दोनों में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो जितना कम कम होगा उतना वो वैल्यू ज़्यादा आएगा। अब देखो R1 माइनस R2, ये तो R1 प्लस R2 से तो कम ही रहेगा ना। ये कम डिस्टेंस डी स्क्वायर में से कम हो गया, इसलिए ये डिस्टेंस कितना आएगा, पी क्यू ज़्यादा आएगा। और ये R1 प्लस R2 कैसा है, ज़्यादा है कंपेरेटिव R1 माइनस R2 से, तो इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस डी स्क्वायर में से कम हो गया, तो ये लेंथ थोड़ा कम आएगा। तो जो कम लेंथ आया वो इनडायरेक्ट टेंजेंट होना चाहिए, जो ज़्यादा लेंथ आएगा वो डायरेक्ट टेंजेंट होना चाहिए। इसलिए डी स्क्वायर में से ही घटा देना है। अगर R1 प्लस R2 का स्क्वायर घटा दोगे तो ये कम डिस्टेंस आएगा, मतलब इनडायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ होगा। और डी स्क्वायर में से अगर R1 माइनस R2 का स्क्वायर घटा दोगे तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा पहले वाले से, तो ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ। ओके, तो ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इनडायरेक्ट टेंजेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये जो पॉइंट है ना डायरेक्ट टेंजेंट और इनडायरेक्ट टेंजेंट का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट का, वो भी तुमको बोला जाता है निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं यहीं भी बोल देता हूँ। तो ये तुम्हारा सेटअप जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट था तुम्हारा डायरेक्ट, चलो इसको भी बना लेते हैं, चलो इसी को बना लो, तो डायरेक्ट टेंजेंट, तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट, तो इधर से कहीं पास करेगा ये, ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट। और वैसे एक और इनडायरेक्ट टेंजेंट भी आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट टेंजेंट और एक रहेगा इसका, मतलब नीचे से पास करने वाला, तो ये इसको भी बना लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट दूसरा, इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लो ताकि इंटरसेक्ट हो रहे होना चाहिए दोनों, तो इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर लिया, तो देखो ये इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट और टेंजेंट और इनडायरेक्ट टेंजेंट जो है, अगर ये तुम बना के उसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना, तो एक अगर ये रेडियस दोनों का अलग अलग है, रेडियस अगर दोनों का अलग अलग होगा तो ये हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। और किस साइड पे करेंगे, जिस साइड का, जिस सर्कल का एरिया कम, मतलब रेडियस कम है, उस साइड को ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसका रेडियस अगर ज़्यादा हो जाता है तो इधर तो कट नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, इधर करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, अगर ये पॉइंट तुमको निकालना है, इसको अगर तुम R बोल रहे हो या फिर जो भी T बोल रहे हो, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट, इसके अगर पॉइंट निकाल देना है, तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे, तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये जो पॉइंट T होगा, जो कि डायरेक्ट टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो किस पे आएगा, C1 C2 की से जो लाइन पास कर रही है उसी के ऊपर आएगा, C1 C2 से जो लाइन पास कर रही है उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टेंजेंट ना, ये डायरेक्ट टेंजेंट है, डायरेक्ट टेंजेंट ऑलवेज लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग C1 C2, सही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स है ना, डायरेक्ट टेंजेंट डिवाइड्स डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स C1 C2, इंटरनली नहीं, इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, ये करेगा एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2 ऐसे। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर C1 C2, मतलब ये जो पॉइंट T है वो C1 C2 के ऊपर ही आएगा, C1 C2 के लाइन के ऊपर ही आएगा, इसके लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस C1 से लेकर ये जो T तक का जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा, C1 से लेकर T तक का जो डिस्टेंस होगा कितना आना चाहिए, या डिस्टेंस मतलब रेशियो जो होगा कितना होगा, वो होगा R1, ठीक है। और सेंटर C2 तक, C2 से लेकर ये T तक का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, वो R2 होना चाहिए ऐसे, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि T जो पॉइंट है C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा R1:2 R2 में, सही है। तो इसका मतलब तुमको सेंटर C1 के कोऑर्डिनेट मालूम है, C2 के कोऑर्डिनेट मालूम है, और तुमको यहाँ से यहाँ तक का रेशियो मालूम है, ये तो R2 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का भी रेशियो मालूम है, वो कितना होना चाहिए, R1 होना चाहिए। तो तुम T के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो,
क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जो इंटरनल टेंजेंट वाला है ना वो भी ऐसे ही होगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी को मैं उधर ले लेता हूँ। देखो, अभी इंटरनल टेंजेंट वाला जो होता है ना वो भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंटरनल टेंजेंट का, ये होगा तुम्हारा C1, ये होगा तुम्हारा C2। तो ये इंटरनल टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो कुछ भी बोल दो इसको, एक्स पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये भी C1 C2 के ऊपर ही आएगा, हमेशा C1 C2 के ऊपर ही आएगा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट, इनडायरेक्ट टेंजेंट divides line joining C1 C2 internally, ये इंटरनली और कौन सी रेशियो में, उसी रेशियो में जो ऊपर वाला था उसी रेशियो में, मतलब R1 R2 की रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो रेशियो होगा R1 होना चाहिए, मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा ये R2 होना चाहिए, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। सही है। तो तुमको अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है, ये सेंटर कोऑर्डिनेट मालूम है, R1 R2 मालूम अगर है, तो ये जो इनडायरेक्ट टेंजेंट जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट तुमको आराम से निकल जाएंगे। ठीक है। अगर तुमको ये पॉइंट निकल गया तो इनके सेपरेट इक्वेशन भी निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे, इसका स्लोप m मान लोगे, स्लोप m मान के फिर स्लोप के बीच में इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बनाने के बाद ये पॉइंट उसमें रख के स्लोप निकाल लोगे, तो इसके स्लोप्स निकल जाएंगे, तो इक्वेशन भी निकल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉइंट अगर निकल जाएगा तो क्या करोगे तुम, किसी भी एक सर्कल को यूज़ करोगे, एक तो इसको भूल जाओ या फिर इसको भूल जाओ। तो एक सर्कल के लिए दो टेंजेंट हो रहे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x y 1, जो इसमें करना है वही इसमें करना है। ठीक है। तो इतना सिलेबस है आपका दो सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो इतने रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशंस, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इनडायरेक्ट टेंजेंट, और उसका लेंथ। ठीक है। और कॉमन टेंजेंट S1 माइनस S2 इक्वल 0, कॉमन क्वाड S1 माइनस S2 इक्वल 0। और क्या होता है उसका, दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R1 R2, ऐसा होना चाहिए। सही है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। तुमको बस कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है वही बताना है इसको। तो सेंटर C1 मालूम है क्या तुमको, कितना हो गया, -1 -4। रेडियस मालूम होगा R1, बोलो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 + 16 प्लस होगा 23, कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 4, मतलब 40 हो जाएगा शायद, ये √40 होगा। फिर सेंटर C2 मालूम है तुमको कितना होगा, 2 और 5। R2 भी मालूम हो जाएगा, रेडियस कितना आएगा, 4 प्लस होगा 25 माइनस हो जाएगा 9, तो ये शायद √20 होगा, है ना। तो √20 है, इतना है। अब डिस्टेंस D निकाल देते हैं, कितना आएगा, ये दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस, तो ये होगा 9, और ये 5 + 4 9 मतलब 81, तो रूट होगा 90। सही है। अब कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है कौन सा डिस्टेंस कम है, ये तुमको इसके बीच में रिलेशन लगाना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये तो है 6 पॉइंट समथिंग, है ना, √40 मतलब 30 से बड़ा है, और ये 4 पॉइंट समथिंग है। जब दोनों को ऐड करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। और यहाँ पे 90 में से देख लो कितना आ रहा है, √90 मतलब कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 100 का होता 10 का होता है 100, मतलब दोनों के बीच में है, मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब D की जो वैल्यू है वो तो R1 + R2 से कम है, वो तो तुमको पता चला, क्योंकि ये तो कितना हो रहा है 10 के आसपास हो रहा है, ये कितना 9 के आसपास है। अब तुमको ये क्या, D जो है R1 + R2 से कम है, तो क्या R1 - R2 से ज़्यादा है या कम है वो देखना पड़ेगा तुमको। तो R1 - R2 कर लो, कितना आ रहा है, 6 - 2 कितना आएगा, 6 - 4 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 के आसपास है, डिफरेंस कितना आएगा, 2 के आसपास आएगा, और ये कितना है, 9 के आसपास है। मतलब R1 - R2 से ज़्यादा होगा D तुम्हारा, और D जो है R1 + R2 से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये दो जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। दो सर्कल कैसे करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर तुमको इंटरसेक्ट कर रहे सर्कल, ये मतलब क्या होना चाहिए, सीन ऐसी कोई सीन होना चाहिए। देखो, ये दो सर्कल से, ये पहले हटा दो, यहाँ से इंटरसेक्ट करें मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ये एक होगा। अब ये दो सर्कल जो है
अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सर्कल अब यहाँ पे नहीं है तुम्हारा, मतलब चलो इसको भूल ही जाओ, दूसरा ही बना लो, ठीक है, ये वाला सर्कल होगा कुछ ऐसा। तो एक ऐसा सर्कल होगा तुम्हारा, ठीक है, इसको तुम छोड़ दो। ओके, तो आप क्या करोगे तुम, अगर ऐसा कोई सर्कल है तो कंडीशन तो तुमको मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आना चाहिए, R1 प्लस R2 से कम होगा और R1 माइनस R2 से ज़्यादा होगा। अगर तुमको ये एंगल निकालना होता है इसके बीच का, ठीक है, तो कैसे निकालते, cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाता, 2 इंटू R1 इंटू R2। आर स्क्वायर कितना है, R1 स्क्वायर कितना है, वो तो होगा 40, R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो तो होगा 20, माइनस डी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 90, और टोटल डिवाइड बाय 2 इंटू होगा √40 और √20। सही है, कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है ये होगा 60, ठीक है, ये होगा 90, तो कितना होगा -30, -30 मतलब ये 2 डिवाइड करेंगे तो ये -15 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, अंडर होगा 800, 800 मतलब कितना 10√8 मतलब 20√2 होगा, तो 15 डिवाइड बाय होगा 20√2 ऐसा कुछ आ जाएगा। 5 से डिवाइड करें तो 3 डिवाइड बाय होगा कितना 4√2, ये होगा तुम्हारा cos थीटा का वैल्यू। बस ये एंगल होगा दोनों के बीच का, ऐसे निकालना है तुमको, ठीक है। और अगर तुमको इसके बीच का कॉमन कॉर्ड निकालना था, इसका अगर इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ऐसे निकालोगे। मतलब क्या, इन दो सर्कल्स के इक्वेशन का डिफरेंस ले लो बस, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो पहला इक्वेशन था इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस होगा 8y माइनस 23 और इक्वल्स 0, ये पहला सर्कल हो गया। दूसरा इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x और माइनस होगा 10y प्लस होगा 9 और इक्वल्स टू होगा 0। जब इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2x प्लस 4x कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 18 × y और वो इधर से कितना आएगा 23 और -9, ये शायद 32 हो जाएगा। तो बस ये जो इक्वेशन लिखा है ना वही क्या है तुम्हारा, वही हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड। सही है, लेकिन ये बोला गया नहीं था हमको, लेकिन अगर बोलता तो ये निकाल लेते। अगर तुमको इसका कॉमन क्वाड तो मिल गया, अगर तुमको इसका लेंथ निकालना होता तो तुम क्या करते, तो कॉमन क्वाड तो मिल गया तुमको, ठीक है, तुमको किसी भी एक सर्कल को कंसिडर कर लेते, मतलब इस सर्कल को तुम भूल जाओ अभी, ठीक है, इस सर्कल को भूल जाओ। अब ये सर्कल का इक्वेशन तुमको मालूम है, मतलब इसका सेंटर भी मालूम है, ठीक है, तुमको अब इसका सेंटर मालूम है, इसका रेडियस भी मालूम है, ठीक है, और इसका इक्वेशन मालूम है। तो ये तुम यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे, ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे क्योंकि इसका इक्वेशन मालूम है ये, तो ये सेंटर मालूम है तो ये लेंथ भी निकल जाएगा। ये रेडियस भी मालूम है तुमको, रेडियस अगर मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो इतना लेंथ मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और इसका डबल कर दोगे तो ये इसका कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछा गया है। पहले तो ये कॉमन कॉर्ड ऐसे निकालो, फिर बाद में सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस निकालो तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ये तो तुम्हारा रेडियस है, तो इस रेडियस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो तो ये तुमको ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। इसके जितने भी इक्वेशंस बन सकते हैं टेंजेंट्स की वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो एक कौन सी कैसे वो डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। तो सेंटर C1 तुमको मालूम है इसका 1,3, रेडियस R1 मालूम है क्या, कितना होगा 1 + 9 - 9 कितना आ जाएगा 1। सेंटर C2 दूसरे सर्कल का सेंटर कितना आएगा -3 और होगा 1। R2 कितना होना चाहिए 9 प्लस होगा 1 माइनस होगा 1 कितना आएगा 3। तो डी भी निकाल लेते हैं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये -3 - 1 मतलब -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 3 - 1 मतलब होगा 2 का स्क्वायर मतलब होगा 4, ये आ गया √20।
तो √20 कितना होता है, ये होगा 4 पॉइंट समथिंग और ये R1 प्लस R2 कितना है 4 है। मतलब D की वैल्यू ज़्यादा है R1 प्लस R2 से। मतलब टोटल 4 टेंजेंट पॉसिबल है और 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। सही है। अगर तुमको लेंथ ऑफ एक्सटर्नल चाहिए है ना, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट अगर चाहिए, जबकि इसने बोला नहीं है लेकिन अगर चाहिए होता तो कैसे निकालते हैं हम लोग, √D² माइनस यहाँ पे R1 माइनस R2 करना पड़ता है क्योंकि एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब माइनस इसमें से माइनस करना पड़ेगा। D² कितना है देखो, वो तो हो गया 20 माइनस R1 माइनस R2 मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 16 बनेगा ये और इसका √4 आ जाएगा। लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट अगर चाहिए तुमको तो कैसे निकलेगा, D² माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 कितना होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा इंटरनल टेंजेंट का लेंथ और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, लेकिन तुमको ये बोला नहीं है तुमको क्या बोला गया है कि तुमको इनके इक्वेशंस निकालना है, डायरेक्ट टेंजेंट और इनडायरेक्ट टेंजेंट का जो इक्वेशंस है क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, देखो फिर से एक बार, ये तुम्हारे पास सेटअप है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये इसका सेंटर मालूम है और इसका भी सेंटर मालूम है, तो पहले तो सेंटर लिख लो। ये जो सर्कल है पहला वाला कौन सा है, -3,1 है, ये होगा तुम्हारा -3,1 और दूसरा वाला जो सर्कल है 1,3 है, ये जो है 1,3। ये थोड़ा छोटा सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 1 है। ये थोड़ा बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस है 3। देखो इसमें वही है, मतलब मेरे मन से नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, -3,1 जिसका रेडियस है सेंटर है उसका रेडियस भी ज़्यादा है और 1,3 जिसका सेंटर है उसका रेडियस भी 1 है। ठीक है, ऐसा है। ओके, अगर तुमको कुछ भी करके अगर समझो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है निकल जाता है, ठीक है, ये पॉइंट अगर निकालना है तुमको तो ये हमने ऑलरेडी बोला है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये भी बोला है और दूसरी बात क्या बोला है कि इसका रेशियो भी फिक्स होता है, कितना होगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो रेशियो होगा कितना आना चाहिए, इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है वो तो 1 के बराबर है। फिर इस सेंटर से लेकर इस वाले सर्कल का मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब R तक का रेशियो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा इस वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, मतलब बात क्या होगी तुम्हारी, अभी तुम्हारी बात ऐसी है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर कहीं पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि -3,1 है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कितना है 1,3 है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का 1 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3 है। तो तुमको इस R के कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, देखो 3 × 1 तो होगा 3, मतलब सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, 3 × 1 3 होगा, 1 × 3 तो कितना आएगा, ये -3 बनेगा क्योंकि माइनस करना होगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 3 - 1 तो ये बन जाएगा 3 - 1 ऐसे। फिर दूसरा 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, फिर 1 × 1 कितना आएगा -1 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए 3 - 1 तो ये होगा ऐसे। कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 6/2 मतलब होगा 3 और कितना आएगा 8/2 मतलब हो जाएगा 4। मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा अब कितना है, ये पॉइंट है तुम्हारा 3,4 ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या क्या मिल गया तुमको, तुमको ये R के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। ठीक है, और क्या मालूम चल गया तुमको, वो जो लेंथ है मतलब R के कोऑर्डिनेट मालूम चल गए तुमको, बाकी सर्कल का इक्वेशन मालूम है। तो अब तुम क्या करो कि ये किसी एक सर्कल को भूल जाओ। ठीक है, मतलब ये दोनों में से किसी भी एक सर्कल को तुम अब भूल जाते हो और तुमको अगर उसके ऊपर का एक पॉइंट अगर मालूम है तो तुम आराम से इसका दूसरे टेंजेंट्स का इक्वेशन बना सकते हो। मतलब कैसे, देखो किसी भी एक सर्कल को भूल जाते हैं, ये यही वाला मतलब यही वाला भूल जाओ बड़ा वाला क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा रहेगा। ये छोटा वाला सर्कल लेके हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तुमको क्या करना है, अभी ये पॉइंट तो तुमको मिल गया 3,4, तो यहाँ से जो तुमको टेंजेंट मिल रहा है ये जो टेंजेंट मिल रहा है और ये जो टेंजेंट मिल रहा है, इसकी अगर तुमको इक्वेशन चाहिए तो तुम क्या करोगे, तो तुमको ये पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट से पास करने वाले टेंजेंट के इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो हो जाएगा, देखो पहले तो इसका स्लोप m मानना पड़ेगा, तो स्लोप ओके। तो अब केस क्या बन गई कि तुमको ये पॉइंट 3,4 मालूम है
अब यहाँ से पास करने वाले दो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देना है। तो उसके लिए तुमने क्या बोला कि इसका स्लोप अगर यम कंसिडर कर लेते हो इस लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप किस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर 1,3 है और रेडियस 1 है, क्या बनेगा देखो, y माइनस 3 इक्वल्स हो जाएगा स्लोप टाइम्स x माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर कितना है 1 है, इंटू एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर मतलब 1। बस ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट का इक्वेशन है, जिसमें हम लोग 3,4 पास कराएंगे तो ये इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3,4 इसमें रख दो, तो ये 4 माइनस होगा 3 और इक्वल्स हो जाएगा स्लोप टाइम्स कितना आना चाहिए 3 माइनस 1 प्लस और माइनस ये होगा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस होगा 1। सही है, तो ये तो 1 बन गया, ये होगा 2m, तो इस साइड से आके कितना आएगा 1 माइनस हो जाएगा 2m और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ होगा एम स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर लगा दिया, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो तुमको एम की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 1 माइनस हो जाएगा 4m प्लस हो जाएगा 4m का स्क्वायर और ये होगा एम स्क्वायर प्लस 1, तो 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3m का स्क्वायर और होगा कितना 3m का स्क्वायर माइनस 4m और इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू जो आएगी एक तो 0 आ जाएगी और एक तो आएगी 4/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब तुमको स्लोप क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन गया, इसका मतलब स्लोप 0 है और 0.3,4 है, तो इक्वेशन बन जाएगा y माइनस 4 इंटू स्लोप कितना है 0 है x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। सही है, तो कितना आ गया इक्वेशन y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा टेंजेंट ये हो गया। अब दूसरा स्लोप कितना है, स्लोप है तुम्हारे पास 4/3 और पॉइंट फिर से 3,4, तो इक्वेशन क्या बनेगा y माइनस 4 और स्लोप कितना आएगा 4/3 x माइनस 3, कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y माइनस होगा 12 4x माइनस हो जाएगा 12, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स हो जाएगा 3y, ये होगा तुम्हारा दूसरा टेंजेंट। ओके, तो ये पहला टेंजेंट ये दूसरा टेंजेंट। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा इसके लिए मतलब डायरेक्ट टेंजेंट हो गए। अब इनडायरेक्ट टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट टेंजेंट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तुमको पहले निकालना पड़ेगा। तो अब तुमको किसको इग्नोर मारना पड़ेगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और ये बाहर वाली टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, अब तुमको अगर इसके अगर इक्वेशन निकालना है इन दोनों के, तो ये जो पॉइंट है वो तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट आएगा हमेशा सेंटर से जो लाइन पास करती है उसी के ऊपर आएगा। सही है, अगर इसको तुम अगर कुछ भी मतलब क्या मान रहे हो, अगर तुम आर बोल रहे हो तो ये आर पॉइंट कैसे होगा, ये आर पॉइंट इस C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका रेडियस जो होगा यहाँ पे रहेगा और इसका रेडियस जो होगा इस साइड पे रहेगा, मतलब 3:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट निकाल दो, फिर कितना आ रहा है, ये 3 × 1 तो होगा 3, 1 × 3 कितना आएगा -3 डिवाइड बाई कितना आएगा 3 + 1। ओके, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, 3 × 3 होगा 9, 1 × 1 तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 3 + 1 ये होगा 4, कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 0 और 10/4 कितना आ जाएगा 5/2, मतलब इनडायरेक्ट टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कितना है 0,5/2 है बराबर। तो इससे पास करने वाले टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए अब, तो क्या करो तुम, अब इसका जैसे ही पॉइंट निकल गया, अब इस वाली केस में से तुमको क्या करना है कि एक सर्कल को भूल जाना है। ठीक है, तो एक सर्कल को भूल जाओ, कौन सा सर्कल भूल जाओगे, ये बड़ा वाला सर्कल भूल जाओ, है ना, ये वाला है नहीं ऐसा मान के चलो। तो तुमको अब करना क्या है, तुमको ये आर के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, कितना है 0,5/2 है, ये हो गया तुम्हारा 0,5/2। तुमको इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए, तो इसका स्लोप फिर से हम मान लेते हैं। जैसे स्लोप m मान लिया तो तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप चाहिए किस सर्कल के लिए, जिसका सेंटर 1,3 है और रेडियस 1 है। क्या होगा y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस 1 प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, ये होगा m स्क्वायर प्लस होगा 1। सही है, और दोनों के दोनों टेंजेंट कहाँ से पास करेंगे 0,5/2 से,
तो यहाँ पे रख दिया हमने 5/2, ये होगा -3 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, स्लोप टाइम्स ये होगा 0 - 1 प्लस और माइनस कितना आना चाहिए, m² + 1 कितना आ रहा है देख लो, ये होगा -1/2 और इधर से आएगा -m प्लस और माइनस हो जाएगा m² + 1। क्या करेंगे, इस m को इधर भेज देंगे तो m - 1/2 इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस m² + 1। स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा ताकि ये स्क्वेयर रूट हट जाए, तो स्क्वेयर कर लिया, कितना आ रहा है देख लो, ये होगा m² माइनस होगा m प्लस होगा 1/4, इधर से आएगा m² + 1, तो m² और m² कैंसिल होगा, m को इधर भेज दिया 1 को इधर भेज दिया तो कितना आएगा -3/4 ऐसा आएगा। अब यहाँ से तुमको एक ही स्लोप आ रहा है, m के लिए कितना आ गई -3/4, तो इसका मतलब अगर एक स्लोप अगर आ जाता है तो पॉइंट तो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तभी तो एक स्लोप आएगा उधर से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, तुम्हारा पॉइंट तो सर्कल के बाहर ही है, तो इसका मतलब फिर भी अगर एक स्लोप आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है देख लो, 2 स्लोप आनी चाहिए थी लेकिन आए एक ही, तो इसका मतलब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे m² का जो कोएफिशिएंट है वो m² जो टर्म है वो निकल गई थी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, m² की टर्म अगर निकल जाती है और फिर भी अगर 2 तुम्हारे क्या आना चाहिए थे, स्लोप आना चाहिए, तो दूसरा स्लोप क्या होगा उस वाले केस में, इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब दूसरा स्लोप इन्फिनिटी और पहला स्लोप कितना -3/4 है, तो इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। पॉइंट कौन सा है तुम्हारे पास, 0,5/2 है और स्लोप कौन सा ले रहे हो -3/4। इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा -3/4 इंटू होगा x - 0, सही है। तो ये 4y माइनस हो जाएगा 10 इक्वल्स टू जाएगा -3x, तो इक्वेशन बन गया 3x + 4y - 10 और इक्वल 0, ये एक इक्वेशन बनेगा ये। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, जिसका स्लोप इन्फिनिटी ले लेंगे तो इक्वेशन बनेगा y - 5/2 इक्वल्स टू जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स x - 0। इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है 1/0, तो इसको 1/0 लिखेंगे तो ये 0 इसको जाके 0 कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर x = 0 लिख, सही है। तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स मिल गए तुमको और इधर से 2 टेंजेंट मिल गए, तो ऐसे तुमको टेंजेंट के सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके बाद स्लोप को मतलब पॉइंट स्लोप के टर्म में जो टेंजेंट है उसको यूज़ करके तुम आराम से इक्वेशन बना सकते हो, सही है। ओके, तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कर लेना। फाइंड द कंडीशन ऑफ सर्कल हुज इक्वेशंस आर, मतलब ये 2 इक्वेशंस है और ये एक्सटर्नली अगर टच करते हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो r1 + r2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में रखो और सॉल्व करते जाओ, जो भी कंडीशन आएगी वो कंडीशन लिख लो, ठीक है। चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो क्या है इक्वेशन है पहला वाला, x² + y² माइनस होगा 2ax + c², ठीक है। सेंटर कितना आएगा a, 0 और रेडियस आएगा r1 कितना आना चाहिए a² - c²। दूसरा जो इक्वेशन है x² + y² माइनस हो जाएगा 2by प्लस हो जाएगा c² और इक्वल 0। सेंटर कितना आएगा 0, b है ना, इसमें y है उसमें x था। अब इसमें से रेडियस कितना आएगा r2, रेडियस आ जाएगा b² - c², ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है यहाँ पे रख देंगे, d मतलब क्या, इन दोनों के बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a², ये आ जाएगा b²। r1 मतलब कितना है √a² माइनस हो जाएगा c²। r2 मतलब कितना है, ये होगा b² माइनस होगा c², ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करने से कितना आएगा, ये होगा a² और ये b², इसमें a + b का स्क्वायर कितना आ जाएगा a² मतलब हो जाएगा a² - c², फिर 2 टाइम्स होगा ab, तो ये होगा a² - c², b² माइनस होगा c² प्लस हो जाएगा b² - c², तो b² a² b² a² कैंसिल, यहाँ पे c² है यहाँ पे c², तो -2c² होगा, इस साइड पे आके +2c² हो जाएगा और ये 2 टाइम्स √ कितना है ये a² - c² है, √b² - c² है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, स्क्वेयरिंग कर लिया दोनों तरफ फिर से एक बार, तो यहाँ पे आएगा c⁴, इसमें से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a² - c² और b² - c² ऐसा बन जाएगा।
कर लो सॉल्व। तो c⁴ होगा, यहाँ पे आएगा a² b² c² a² c² b² प्लस होगा c⁴ तो c⁴ कैंसिल। ओके, दो नेगेटिव टर्म्स को एक साइड ले ले आओ तो कितना आ रहा है, c² होगा a² प्लस c² होगा b² इक्वल होना चाहिए a² और b²। क्या करेंगे, a² b² c² से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/b², यहाँ पे आएगा 1/a² और यहाँ पे आएगा 1/c²। यही तुम्हारी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करने के लिए ये केस होना चाहिए। ओके, शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर्कल जो तुम्हारे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कैसा होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं है अभी तुम्हारी, इसमें क्या है कि ये लाइन है नहीं, बराबर ना, ऐसा नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि ये जो सर्कल है तुम्हारा अभी, ये सर्कल तुम्हारा ऐसा नहीं है, ये सर्कल कैसा होगा, थोड़ा सा इसको आगे टच कर रहा है ना, ऐसा केस है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं है अभी, ठीक, और ये सर्कल कुछ अलग है दोनों भी। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, ऐसा तुमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूव करोगे, तो इसका सेंटर C1 मालूम होगा, इसका सेंटर C2 मालूम रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे D और चेक करोगे R1 प्लस R2 के बराबर है क्या। अगर R1 प्लस R2 के बराबर अगर होता है तो ये दूसरे को टच करेंगे, बराबर क्या, तो टच करेंगे ऐसा बोला गया है। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला कि बाहर से टच करेंगे बोल के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन होगी, मतलब कैसे, R1 माइनस R2 के डिफरेंस के बराबर D आ सकता है। मतलब यही केस कैसे हो सकती है, एक तो ऐसा हो सकता था या फिर ऐसा हो सकता था कि ये जो सर्कल है ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तो जो भी कंडीशन बन रही हो वो देख लो तुम। ठीक, ओके। इसके बाद तुमको क्या बोला गया है कि ये पॉइंट निकालने के लिए बोला गया। ये पॉइंट तो बहुत आराम से निकल जाएगा। इसका रेडियस अगर R1 होगा, इसका रेडियस अगर R2 होगा, तो ये पॉइंट R1 R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें भी वही होगा। अगर ये डिस्टेंस ये तुम्हारा सेंटर C1 है और ये सेंटर अगर C2 है इस बड़े वाले का, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, मतलब ये वाला ना, तो ये क्या होगा कि ये C1 C2 के ऊपर ही आएगा और इतना जो डिस्टेंस होगा वो R1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का R2 होगा। मतलब ये जो पॉइंट है C1 C2 को R1 R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन कैसे करेगा, एक्सटर्नली करेगा। ठीक है, बस वो पॉइंट निकाल दो। फिर बाद में उसने क्या बोला कि ये जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन बनाओ। इसका इक्वेशन तो बहुत आसान है। इस वाले केस में भी ऐसा में ये भी केस अगर होता तो भी यही इक्वेशन बन जाता, और अगर ये भी केस होता तो भी यही इक्वेशन बन जाता। सही है, तो आप इसको कंप्लीट कर देना फिर। ठीक है, तो क्या करना है तुमको, पहले तो चेक करना है कि कंडीशन कैसी हो रही है, ये हो रही है फिर ये हो रही है। अगर ये होगा तो ये केस होगा, ये हो रहा तो ये होगा। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन तो ऐसे ही निकलेगा, S1 माइनस S2 इक्वल 0। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो R1 R2 में, अगर ये होता है तो इंटरनल डिवाइड करेगा, ये होता तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।